हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। हैप्पी टीचर्स डे सभी को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवनम। तो गुरु को प्रणाम करते हैं और चलते हैं आज की क्लास पर। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान सीईटी के अंदर जो विज्ञान विषय से संबंधित जो पर्सन है आने वाले थे, उनका जो टॉपिक था अपना विद्युत धारा। और विद्युत धारा के ऊपर हमने कल कुछ टॉपिक जो थे वो कंप्लीट किए थे। तो आज शेष जो टॉपिक है विद्युत धारा के, उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो पहला आ जाता है, मैंने आपको कल बताया था प्रतिरोधों की जो निर्भरता है, पहला टॉपिक हम वो करेंगे। जो प्रतिरोधकों की निर्भरता है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं। जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगर अपने चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर लंबाई अपने कम करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। यानी चालक तार की लंबाई बढ़ती है वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, अर्थात प्रतिरोध की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि R समानुपाती L होता है। R समानुपाती क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इसे अपने मान लो समीकरण ले लेते हैं एक। दूसरा आता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। दूसरा कौन सा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। जैसे जैसे चालक तार की मोटाई, चालक तार की जो मोटाई होती है वो अगर बढ़ा दें तो यानी कि मोटाई बढ़ाएंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे जैसे चालक तार जितनी मोटी लेंगे अपने तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अगर अपने पतली लेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। तो वही बात है, जैसे जैसे चालक तार की मोटाई बढ़ाएंगे या यूं कहे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो हम इस बात को क्या कह सकते हैं कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि R समानुपाती 1/a होता है। इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। अब अपने समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 से अपने इन दोनों बात को एक साथ लिख सकते हैं कि R समानुपाती है L और A के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। R समानुपाती है L के और व्युत्क्रमानुपाती है A के। या अपने इसको समानुपाती के निशान को अगर हटा दें तो रो यहाँ क्या आ जाएगा, एक स्थिरांक आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं बच्चे, रो, जो एक क्या है, स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्थिरांक आ जाएगा और ये रह जाएगा L बटा में A, वैसा का वैसा आ जाएगा अपना। ठीक है। तो अब अपने यहां से अगर रो का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, रो बराबर आ जाएगा RA बटा में L। अगर यहां से रो का मान निकालें तो रो बराबर क्या आ जाएगा, RA इंटू में L। अब इसका अगर मात्रक बनाना चाहें तो R क्या है, प्रतिरोध। R क्या है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या पढ़ा हमने कल, ओम होता है। क्या होता है, ओम। A क्या है, A है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का क्या आ जाएगा, मीटर। तो मीटर से इसकी जो स्क्वायर है वो हटा देंगे तो क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर। क्या बच जाएगा, ओम इंटू मीटर। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे इसका जो ओम का साइन है मैंने कल बताया ऐसे होता है और मीटर का एम आ जाएगा। तो इस तरीके का भी साइन जो है वो लिखा हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है जो रो है इसको अपने बोलते हैं प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं रो को, प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है, तो वो क्या होगा, ओम इंटू मीटर। क्या होता है, ओम इंटू मीटर। अगर अपने कहें कि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार का जो
प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या यूं कहें प्रतिरोधकता होता है। यानी कि R बराबर क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। अगर अपनी लंबाई है वो तो क्या ले लें, 1 इकाई ले लें, और क्षेत्रफल है वो भी क्या ले लें, 1 इकाई ले लें। अगर यानी कि इसमें अपने अगर A बराबर भी 1 रख दें और L बराबर भी 1 रख लें अगर, तो यहां देखो रो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ R का R है, A का मान 1 आ जाएगा और L का मान 1 आ जाएगा, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। यानी कि प्रतिरोध ही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। प्रतिरोध ही क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो ध्यान रखना है कि आपको कह दे क्वेश्चन में एक जो लंबाई है वो 1 मीटर कर दी जाए या 1 इकाई कर दी जाए, और क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग इकाई कर दिया जाए, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है, यानी कि R के बराबर होता है। ओके, हाँ जी। तो यहां से महत्वपूर्ण बात है, पहली बात कि जो चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, बराबर, है ना, अलग अलग कह सकता है आपको ऑप्शन में। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, R के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, बराबर, या फिर इसका 4 गुना 5 गुना, ऐसे ऑप्शन डाल सकते हैं आपको। तीसरा प्रश्न बन जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध जो है, रो जो है अपने पास, इस रो का मात्रक क्या है, तो रो का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। रो का सूत्र क्या होता है, रो बराबर होता है RA बटा में L। और इसके अलावा अगर आपको कह दे कि लंबाई 1 मीटर कर दी जाए और क्षेत्रफल है वो 1 मीटर कर दिया जाए, 1 वर्ग मीटर कर दिया जाए, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मान किसके बराबर होगा, आपको ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, रो बराबर L, रो बराबर A, रो बराबर R या रो बराबर 0। समझ गए, तो क्या आ जाएगा, रो बराबर R होता है, रो बराबर क्या होता है, R होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर ले इनको और अच्छे से तैयार कर ले, यहां से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट बात है, एल्यूमिनियम का जो प्रतिरोध होता है वो सबसे अधिक होता है, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, और चांदी का जो प्रतिरोध है वो सबसे कम होता है। चांदी का प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी कि एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा और चांदी का सबसे कम होता है। इसी तरह चालकता की दृष्टि से अगर इन धातुओं को क्रम देखें तो चांदी में सबसे अधिक चालकता होती है, तांबे में उससे कम, सोने में उससे कम, और एल्यूमिनियम में सबसे कम होती है। बाकी इसके बाद की धातुएं जो है वो अन्य, उनमें एल्यूमिनियम से कम चालकता होती है। अब यहाँ कई सर फिर चांदी के तार क्यों नहीं बनाते हैं, चालक तार, चांदी, तांबा, सोना, इनके क्यों नहीं बनाते, इनके महंगे होते हैं। क्या होते हैं, महंगे होते हैं, इसलिए इनके नहीं बनाते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ धातुओं के आपको विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो दे रखा है, जो ये किसमें दिया हुआ है, ओम इंटू मीटर दिया हुआ है। तो इसको भी आपने एक बार जब एग्जाम देने जाओ तो इस टॉपिक को थोड़ा सा आप, यानी कि ये जो चार्ट है इस चार्ट को थोड़ा सा देख के चले जाना, इसमें से आपसे कोई मान जो है वो पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में नीचे दिए होंगे, और आपको कह देगा सिल्वर का निम्न में से विशिष्ट प्रतिरोध है, तो क्या होता है 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर होता है। इसी तरीके से कॉपर का कितना होता है, 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर होता है। एल्यूमिनियम का होता है 2.63 इंटू 10 की पावर माइनस 8। टंगस्टन का 5.20 इंटू 10 की पावर माइनस 8। निकल का 6.84 इंटू 10 की पावर माइनस 8। आयरन का 10.0 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है। यानी कि आपको जो भी चालक धातुएं हैं इनमें 10 की पावर माइनस 8 याद रखना है। क्या याद रखना है, 10 की पावर माइनस 8 आएगा। ओके, याद रह जाएगी बात आपको। हाँ जी, फिर है मिश्र धातुएं। कुछ क्या है, मिश्र धातुएं जैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या क्या होता है इसमें, एक तो होता है कॉपर और एक होता है निकल। दो धातुओं से मिलकर जो मिश्र धातु बनती है वो क्या बनती है, कांस्टेंट। और इसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 49 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ओम इंटू मीटर होता है। मैग्नीज, दूसरी कौन सी आ गई, मैग्नीज। इसके अंदर कॉपर, मैग्नीज, क्लोरीन और निकल धातुएं जो है इनको मिलाकर जो मिश्र धातु बनाई जाती है वो कौन सी है, मैग्नीज है। इसका कितना होता है, 44 इंटू 10 की पावर माइनस 6 होता है। और तीसरी है नाइक्रोम। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम,
मैग्नीज और आयरन जो है इनको अगर मिलाकर बनाएंगे तो क्या बनेगा, नाइक्रोम, और इसका होता है 100 इंटू 10 की पावर -6। ये कुछ मिश्र धातुएं हैं। अब है अचालक धातुएं जो होती है, विद्युत रोधी जो होती है, वो कौन सी है? जैसे कांच है 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 14, 10 की पावर 10 से 10 की पावर 14 के बीच में होता है। क्या होता है? 10 की पावर 14 से और 10 की पावर 10 से 10 की पावर 14 के बीच में होता है। एबोनाइट, एबोनाइट का 10 की पावर 15 से 10 की पावर 17, डायमंड का 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 के बीच में होता है। तो इनका सबसे अधिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है? सबसे अधिक प्रतिरोध होता है। तो ये आप चार्ट लास्ट टाइम जाते वक्त जरूर देख जाना, इसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो पुट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जो ये अभी प्रतिरोधकता हमने पढ़ा, इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें क्या है, विशिष्ट जो विशेष पॉइंट जो है इसके अंदर वो निकल के क्या सामने आए, वो है प्रतिरोधकता चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अभी हमने देखा इसकी निर्भरता जो थी वो एक तो देखी हमने लंबाई पर, किस पर देखी, लंबाई पर देखी, और एक हमने देखी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर देखी। ये दो बात तो याद रखनी है। तीसरी बात, इसकी निर्भरता और किस पर है, इसकी निर्भरता और आ जाती है एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता, यानी क्या हम जिस प्रकार का पदार्थ लेंगे उसी प्रकार की क्या आ जाएगी, इसमें प्रतिरोध हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और चौथा आ जाता है ताप पर, ताप पर निर्भरता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चालक तार की प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है, तो इन चारों में से 3 दिए होंगे आपको और एक कोई दूसरा दे दिया जाएगा। या चालक तार की चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, इन चारों में से एक डाल दिया जाएगा और 3 जो है वो कोई अदर डाल दिए जाएंगे। तो ये निर्भरता जो है वो 4 पर है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। ओके, हाँ जी, ये 2 तो महत्वपूर्ण है ही है, ये विशेष याद रखनी है आपने। वैसे 4 पर निर्भरता होती है। तो प्रतिरोधकता का चालक की जो लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ ही नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ भी परिवर्तित होती है। यानी कि हमने देखा कि जो इसका प्रतिरोध था वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ देखा, यहां बदल रहा था, तो उसके साथ साथ में तापमान के साथ भी क्या है, बदलता है। अगर किसी धातु का या किसी चालक का तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध है वो भी क्या है, बढ़ेगा। अगर तापमान कम करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध जो है वो तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरी बात, धातुओं व मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोधकता परिसर होता है वो किसके बीच में होता है, धातुओं और जो मिश्र धातुएं हैं इनका परिसर देखें, ये 10 की पावर -6 आ रही है और ये 10 की पावर -8 आ रही है। देखो आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये याद रखना है, इनका परिसर जो होता है वो क्या होता है, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 के मध्य होता है। ये इसका क्या आ जाएगा, परिसर आ जाएगा, याद रखना है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है। मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध है वो जो धातु, जिन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है मिश्र धातु, उन धातुओं से क्या होती है, प्रतिरोधकता मिश्र धातु की ज्यादा होती है। मिश्र धातुओं का अगर उच्च तापमान पर शीघ्री उपचयन, उपचयन का मतलब होता है दहन, जलाना नहीं होता है, तो इनका उपयोग तापन युक्तियों में किया जाता है। कहां किया जाता है, तापन युक्तियों में किया जाता है। तांबा और एल्यूमिनियम जो है, तांबा और एल्यूमिनियम, ये विशेष याद रखना, का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए इनका उपयोग जो है वो कहां किया जाता है, विद्युत संचरण। विद्युत संचरण का मतलब है जो हमारे विद्युत उपकरण से संबंधित जो भी पदार्थ है उनके अंदर ज्यादातर जो तार बनाई जाती है वो तारें किसकी बनी है, तांबा या एल्यूमिनियम की बनी हुई है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात चलते हैं, प्रतिरोधकों का संयोजन। क्या आ जाता है, प्रतिरोधकों का संयोजन। संयोजन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, एक चालक दूसरे चालक के क्या होता है,
ऐसे पीछे लगा होता है, जैसे इस तरीके से, जैसे ये एक चालक है और दूसरा चालक इसके पीछे ऐसे ज्वाइंट कर दिया जाएगा, तीसरा इसके आगे ज्वाइंट कर दिया जाएगा, चौथा इसके आगे ज्वाइंट कर दिया जाएगा। अगर इस तरीके से चालक लगे हुए हैं तो वो किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। जैसे ये लगे हुए हैं, देखो यहाँ चालक R1 है और यहाँ R2 है और ये R3 है, देखो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। इसमें हम चालक जो है वो कितने ले सकते हैं? 2 या 2 से अधिक ले सकते हैं, कितने भी, 2 या 2 से अधिक कितने भी चालक हो सकते हैं, कितने भी चालक हो सकते हैं, याद रखना है। और जो एमीटर है वो भी इसके क्या लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और जो कुंजी होती है यानी स्विच जो होता है वो भी कहां लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ओके। और जो विभवांतर ज्ञात करने के लिए जो वोल्ट मीटर लगाते हैं वो इनके सिरों पर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? वोल्ट मीटर जो है वो सिरों पर लगाया जाता है। ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में धारा जो होती है वो नियत रहती है। धारा जो होती है वो क्या रहती है? नियत रहती है श्रेणी क्रम संयोजन में। ये पूछा जा सकता है, धारा नियत रहती है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या रहती है? नियत रहती है, यानी कि समान रहती है। समझ गए? यानी कि जितनी धारा पहले उपकरण में जाएगी उतनी ही धारा दूसरे उपकरण में जाएगी और उतनी ही तीसरे में जाएगी। लेकिन जो विभवांतर आता है वो क्या होता है? अलग अलग। जो विभवांतर आता है वो क्या आता है? अलग अलग आता है। विभवांतर जो है वो क्या आता है? अलग अलग आता है। विभवांतर जो है वो क्या आता है बच्चे? अलग अलग आता है। याद रखना इस चीज को, विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। ओके। तो जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो क्या होता है इसका? RS बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश, जितने भी हमने इसमें प्रतिरोध जो लगाने हैं, चालक लगाने हैं, उतने ही प्रतिरोधक जो है वो ले सकते हैं अपने। तो प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान धारा प्रवाहित होती है, याद रखना है, यानी कि धारा जो है वो नियत रहती है। तथा कुल विभवांतर जो है वो व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर का क्या होता है? योग होता है। यानी कुल जो विभवांतर आएगा, जैसे यहां पहले इस चालक के सिरों पर जितना विभवांतर होगा वो दूसरे के सिरों पर विभवांतर और तीसरे के सिरों पर जो विभवांतर आएगा, इन तीनों का योग जो होगा वो क्या आएगा? कुल विभवांतर होगा। क्या होगा? कुल विभवांतर होगा। जैसे यहां है ये, ठीक है। हाँ जी, आप इसको इस तरीके से व्युत्पन्न करना देख सकते हैं। व्युत्पन्न करके जो ये सूत्र है ये इस तरीके से व्युत्पन्न किया जा सकता है। कैसे व्युत्पन्न किया जा सकता है हम देख सकते हैं। देखो, ओम के नियम से हमने पढ़ा क्या था? V बराबर है IR। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? R यहाँ स्थिरांक आ गया था। R क्या आ गया था? स्थिरांक। इसे समीकरण दे देते हैं अपने 1। और चालक के R1 के सिरों पर अगर देखें, अपने R1 के सिरों पर विभवांतर अगर नोट करें तो क्या आ जाएगा? V1 हो जाएगा। देखो मैंने अभी बताया विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये आ जाएगा V1 और यहां बन जाएगा IR1। धारा नियत रहती है, I की I रहेगी, यहां पर ये नियत रहती है यानी निश्चित रहती है, सभी के अंदर समान जाती है। ओके। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसी तरीके से चालक के R2 के अंदर बात करें अगर, तो इसमें कितना आ जाएगा? इसमें V2 आ जाएगा विभवांतर और बराबर किसके होगा? धारा तो निश्चित है तो I की I रहेगी और चालक क्या बन जाएगा? R2। इसे समीकरण 2 दे देंगे। इसी तरीके से चालक R3 के सिरों पर अगर विभवांतर देखें अपने तो क्या आ जाएगा? V3 बराबर होगा IR3 के। इसे समीकरण दे देंगे अपने 3। क्या दे देंगे? समीकरण 3। ये जो V1, V2, V3 के जो मान आए हैं, ये मान अगर अपने इस समीकरण में रख देंगे, यानी कुल विभवांतर वाला जो समीकरण बनाया V बराबर V1, V2, V3, यहां अगर रख देते हैं तो ये बन जाता है। देखो ये जो मान है वो ये आ जाएंगे। देखो इस तरीके से, यानी कि यहां V की जगह ये मान आ गए, ये इसके बराबर आ जाएंगे। तो यहां से I जो है वो हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। और इधर I पढ़ाई है, इस I से I काट देंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, याद रखना इस चीज को। यानी कि इसमें याद रखने योग्य बात क्या है? सिर्फ ये बात याद रखने योग्य है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश कितने ही चालक हो। दूसरी बात याद रखने योग्य क्या है कि इसमें धारा जो है वो नियत रहती है।
तीसरी बात, विभवांतर क्या होता है, प्रत्येक चालक के सिरों पर अलग अलग आता है, अलग अलग आता है, ये ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है 2 नंबर आ जाता है पार्श्व क्रम, या फिर मैंने आपको इसका दूसरा नाम बताया था समांतर क्रम। क्या बोलते हैं, समांतर क्रम में संयोजन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे ये 2 चालक है अपने पास, ऐसे ही 2 ले लें, 3 ले लें, इनको जो प्रारंभिक सिरे हैं इनको एक साथ अपने ज्वाइंट कर दिया, और जो अंतिम सिरे हैं इनको भी एक साथ ज्वाइंट कर दिया। अब इनको बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दें और इनको कुंजी एमीटर के द्वारा ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, और इनके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, विभवांतर ज्ञात करने के लिए एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। अब देखिए यहां जितनी चालक लेंगे हम, इनमें धारा अलग अलग जाएगी। क्या जाएगी, धारा अलग अलग जाएगी, यानी कि इसमें धारा नियत नहीं होगी। इसमें नियत कौन होगा, इसमें विभवांतर नियत होगा, और जो धारा है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ध्यान रखना है, यानी कि समांतर क्रम में नियत कौन होगा, विभवांतर नियत होगा। विभवांतर क्या है, नियत होगा, और जो धारा होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। धारा जो है वो क्या होगी, इसमें अलग अलग होगी। धारा जो है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, याद रखना है। ओके, यानी कि पार्श्व क्रम में क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है, यानी कि निश्चित रहता है इसमें। और कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धाराओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि अलग अलग धारा आती है। जैसे ये R1 जा रहा है तो इसमें धारा I1 जाएगी, और इसमें I2 जाएगी, और इसमें I3 जाएगी। तो इन तीनों का जो योग आएगा वो किसके बराबर होगा, इस I धारा के क्या होगा, बराबर होगा। I धारा मान लो, इसमें से धारा जो जा रही है वो क्या जा रही है, I जा रही है, तो इस I के बराबर होगा इन तीनों का योग जो है। ओके, तो I बराबर हमेशा ही क्या होती है, इसमें I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश, हम आगे अगर और चालक है तो लिख सकते हैं। ओके, हाँ जी। I बराबर ओम के नियम से हम पढ़ते हैं, देखो ओम के नियम से हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, देखो V बराबर है IR। अगर यहां से I का मान निकालना चाहे तो R इसके बटा में आ जाएगा, देखो तो V बटा क्या बन जाएगा, R, और बराबर क्या रह जाएगी, I। तो ऐसे ही ओम के नियम से यहां V बटा R लिख दिया, यहां I1 में क्या आ जाएगा, V बटा R1 आ जाएगा, देखो, और इसमें V बटा R2, इसमें V बटा R3। V सब में कॉमन है, कॉमन ले लो, V से V कैंसिल कर देंगे, तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र है वो अपने पास क्या निकल के आ गया, 1 बटा R बराबर होता है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो इसमें याद रखने योग्य बात क्या क्या है, क्या क्या याद रखना है, एक तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र पूछा जा सकता है। दूसरी बात है इसमें विभवांतर नियत होता है, और धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। धारा क्या होती है, इसमें अलग अलग होती है। इसमें विभवांतर ज्ञात करने के लिए जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या लगा होता है, 1 लगा होता है, और धारा जो होती है वो अलग अलग जाती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है, इनमें लाभ क्या है अपने पास है, जो श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ क्या है। लाभ की बात करें तो ध्यान दें भी, हमने जैसे यहां पर श्रेणी क्रम की बात की, किसकी बात की, श्रेणी क्रम की। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो था R, ये किसके बराबर आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आया था। और समांतर क्रम में किसके बराबर आया था, देखो समांतर क्रम में क्या आया था अपने पास है, समांतर क्रम में आया था 1 बटे R बराबर है 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, इसके बराबर था। तो यहां ध्यान दे, मान लो कि पहले का जो R1 है, ये मान लिया जाए कि R1 जो है वो कितना है, 1 है, R2 है वो मान लो अपने 2 है, और R3 जो है वो मान लिया 3 है। एक बार के हमने माने हैं, आप कितनी मान के देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो R1 यहाँ 1 है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 और 3 6। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। और यहाँ अगर प्रतिरोध निकालें तो क्या आ जाएगा, 1 बटा 1, 1 बटा 2, 1 बटा 3। इसमें एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 का 1 का भाग 6 में लगाएंगे, 6, 6 एकम 6, प्लस 2 का लगाएंगे 3, 3 एकम 3, प्लस 3 का लगाएंगे तो 2, 2 एकम 2। तो ऊपर कितना आ गया, देखो 11 बटे 6, 11 में 6 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 5 बच गए, और यहाँ पॉइंट लगाते हैं अपने, और यहाँ 0,
6 नीम 6 आठे 48, 6 आठे 48, कितने बच गए देखो 2, फिर 6 तिये 18, यानी कि लगभग 1.83 आ रहा है। यहां प्रतिरोध जो है वो कितना आ रहा है 1.83 आ रहा है, और यहां जो प्रतिरोध है वो कितना आया 6 ओम आया। तो ज्यादा किस में आया श्रेणी क्रम में, कम किस में आया है पासरो क्रम में। तो यानी ध्यान रखना है, प्रतिरोध क्या बताया था, प्रतिरोध यानी कि एक तरीके की बाधा है, रुकावट जो होती है, यानी कोई भी चालक है और उस चालक के अंदर आने वाली जो बाधा या रुकावट है वही क्या है प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध हम चाहेंगे कि कोई भी जो उपकरण है उसमें प्रतिरोध कम से कम आए, क्या है रुकावट जो है वो कम से कम पैदा हो। तो कम से कम पैदा किस में होगी समांतर क्रम में, किस में होगी समांतर क्रम में होगी। तो समांतर क्रम में उसने क्या लिखा हमने, श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के क्या लाभ है, यानी कि अगर अपने श्रेणी क्रम की बजाय पार्श्व क्रम में उपकरणों को जोड़े तो इसके लाभ क्या है। देखो तो श्रेणी क्रम संयोजनों में जब एक अवयव, अब एक दूसरी बात और देखो सीखे, जैसे ये मैंने कहा श्रेणी क्रम में एक दूसरे के पीछे जो चालक हैं वो लगे होते हैं, इसका मतलब अगर कोई इनमें से अपने जो घर की बात करें, अपने घरों में जो उपकरण लगे होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं, वो समांतर क्रम में, किस क्रम में लगे होते हैं समांतर क्रम में लगे होते हैं। अगर वो श्रेणी क्रम में लगा होता, अगर अपने घरों में जो उपकरण है वो किस क्रम में जोड़ दिए जाएं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं, तो क्या होगा, यानी कि अगर मान लो एक उपकरण खराब हुआ है तो बाकी भी काम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनका धारा जो आ रही है वो एक ही सिरे से आ रही है, सभी में धारा जो है वो एक ही सिरे से आ रही है, सभी के अंदर समान आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो धारा समान आ रही है तो एक में नहीं आएगी तो दूसरे में अपने आप क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। यानी कि जैसे यहां हमने ऐसे चालक लिए, देखो ये एक चालक है और ये दूसरा चालक है, ये तीसरा चालक है। मान लो इसके अंदर कोई यहां खराबी आ गई, क्या आ गई, इसकी जगह इस पॉइंट पर खराबी आ गई, तो आगे वाले उपकरण काम नहीं करेंगे, आगे वाले उपकरण जो है वो काम नहीं करेंगे। अगर मान लो यहीं आ गई खराबी तो कोई भी उपकरण जो है वो काम नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, मान लो अपने को किसी एक उपकरण की जरूरत है तो, और वो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो सारे उपकरण एक साथ जल जाएंगे, वो ऑन हो जाएंगे। जैसे ही ऑन करेंगे तो सारे उपकरण क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। अब अपने को जरूरत थी सिर्फ ये, मान लो एक फैन की जरूरत थी और सारे उपकरण चलने लग गए, तो वो वेस्ट के अंदर जो विद्युत खर्च है वो हो रहा है। भी अपने को जरूरत एक की थी, चल सारे गए तो खर्च एक्स्ट्रा हुआ ना यहाँ पर। तो ध्यान दें, दूसरा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाते हैं तो परिपथ टूट जाता है, पूरा का पूरा परिपथ है वो टूट जाता है और कोई भी उपकरण जो है वो काम नहीं करता है। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धाराओं की जरूरत होती है, यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है। क्यों, धारा समान जाती है सभी में, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या आता है, कम आता है, और श्रेणी क्रम में क्या आता है, ज्यादा आता है। तो ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में जो हमारे घरों के जो उपकरण हैं वो किस क्रम में जुड़े होते हैं, पार्श्व क्रम में। श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जुड़े होते, अगर श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या आएगा, अधिक आएगा। दूसरा, अगर एक उपकरण खराब हो गया तो सारे उपकरण काम करना बंद कर देंगे, सारे उपकरण काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर हमें एक उपकरण की जरूरत है तो एक साथ सभी उपकरण जलने लगेंगे, चलने लगेंगे, ऑन हो जाएंगे, जिससे जो ऊर्जा होगी, विद्युत खर्च जो होगा वो अधिक होगा, विद्युत खर्च जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इससे संबंधित है आपको जो हमने ये बात की, श्रेणी क्रम संयोजन है और समांतर क्रम संयोजन, इससे संबंधित है न्यूमेरिकल भी है, वो भी दिया जा सकता है आपको। तो न्यूमेरिकल क्या है, जैसे आपको दे दिया कि एक 3 ओम 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध है, एक 3 ओम, एक 4 ओम और एक 5 ओम, ये किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से अगर जोड़ दिया जाए, कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो निम्न को ज्ञात करो, क्या प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी है, यानी कि आई का मान जो है वो कितना है, यानी कि चालक R1 जो है इसमें यहां धारा जो है वो कितनी है। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर जो है वो कितना है, विभवांतर जो है वो कितना है। अब धारा देखो, धारा तो इसमें समान रहेगी, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, धारा तो क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो धारा ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका कुल प्रतिरोध चाहिए, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है वो चाहिए अपने को। तो हम क्या निकालेंगे, पहले कुल प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे,
कुल प्रतिरोध जो है वो निकालेंगे। कुल प्रतिरोध जो है वो R किसके बराबर था? श्रेणी क्रम में हमने क्या देखा? R1 प्लस R2 प्लस R3 देखा। देखो R1 यानी कि पहला जो उपकरण है, कितना है पहला उपकरण है? 3 ओम, तो यहां आ जाएगा 3। दूसरा है देखो 4, तीसरा है 5, तो कितना आया? 3 और 4 7 और 5 12, कितना आ गया? 12 ओम आ गया। ओके, हाँ जी, कुल प्रतिरोध जो है वो कितना आ गया? 12 ओम आ गया। अब हम धारा जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। एक नंबर बात देखो, अब धारा जो है, धारा I बराबर क्या पढ़ा था हमने? V बटा R। क्या पढ़ा था? धारा जो थी देखो ओम के नियम से V बराबर IR पढ़ा हमने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब यहां से अगर I निकालें तो R क्या आ जाएगा? इसके बटा में आ जाएगा, देखो है ना। अब V कितना है? देखो 6 वोल्ट है, और R कितना है अपने पास? 12 ओम, तो कितना आया? 6 कम 6 और 6 दुए 12, यानी कि 1/2, या इसको हम कितना लिख सकते हैं? 0.5 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या बताया था आपको? एम्पियर। तो कितनी धारा जारी है? 0.5 एम्पियर जो धारा जारी है। अब प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर जो है वो ज्ञात करना है। मैंने आपको अभी बताया कि श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। विभवांतर जो है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो पहले R1 के सिरों पर विभवांतर जो V1 जो है वो ज्ञात करेंगे। तो V1 बराबर क्या होगा? IR1। क्या आएगा? IR1। I कितना आया है? 1/2, और R1 कितनी है अपने पास? देखो R1 है 3, कितनी है? 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 3/2। 3 में 2 का भाग लगा दो, 1.5 वोल्ट क्या आ जाएगा? इसका प्रतिरोध विभवांतर जो है वो आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे R2 के सिरों पर जो विभवांतर है वो क्या होगा? V2। तो V2 ज्ञात करेंगे तो क्या बन जाएगा? IR2। देखो R2 के सिरों पर देख रहे हैं तो R क्या आएगा? यहाँ R2 आएगा। ओके, हाँ जी, तो I कितना है अपने पास? I तो है 1/2 आया। देखो I कितना आया? 1/2 आया। और R कितना है अपने पास? R2 लेना है। R2 कितना है अपने पास? देखो 4, कितना है? 4, 2 का भाग लगाते हैं, 4 में 2, तो कितना आ गया? 2, यानी कि इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना आ गया? 2 वोल्ट आ गया। ऐसे ही हम R3 के सिरों पर जो विभवांतर है V3 ये ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? V3 जो विभवांतर है ये ज्ञात कर लेते हैं। तो V3 बराबर क्या आ जाएगा? IR3। I अपने पास क्या आया? 1/2, और R3 अपने पास कितना है? देखो 5 ओम है। कितना है? 5 ओम है। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5/2, और 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2.5 वोल्ट क्या आ गया? विभवांतर आ गया। ऐसे आपको न्यूमेरिकल के रूप में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है इस तरीके से। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है इसका कुल प्रतिरोध जो है वो कितना होता है। जो धारा है I बराबर क्या सूत्र था हमने पीछे ज्ञात किया ओम के नियम से? V/R होता है। अगर V का मान निकालें तो किसके बराबर होता है? IR के बराबर है। अगर अलग अलग चालकों के सिरों पर निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अलग अलग जो चालक है उनका प्रतिरोध से गुणा कर देंगे। किसको? धारा को। किसको गुणा कर देंगे? धारा को गुणा कर देंगे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखो। सेकंड देखो, एक विद्युत परिपथ है जिसमें 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि संयोजन है वो 6 वोल्ट की बैटरी से है। किसकी? 6 वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं। तो निम्न को ज्ञात करो। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध पूछा जा सकता है आपसे। तो तुल्य प्रतिरोध अभी बताया क्या होता है? समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो 1/R1 कितना है? देखो पहला 1 ओम है, और 1 दूसरा कितना है? 2 ओम, प्लस ये कितना है? 1/3। इसमें लघुत्तम लिया अभी हमने, कितना आया था? 6। 1 का भाग 6 में लगाएंगे 6, 6 एकम 6, 2 का लगाएंगे 3, 3 एकम 3, 3 का लगाएंगे 6 में तो 2, 2 एकम 2, कितना हो गया? 11/6। 11 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.83 लगभग आया था अपने पास। यानी कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है ये, सॉरी यहाँ 1 मिनट, ये देखो यहाँ किसके बराबर आ गया अपने पास? 1/R के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? 1/R के बराबर आया। ये हमें R चाहिए देखो, तो यहां पर पलटी मरवा देंगे तो R बराबर ये भी क्या हो जाएगा? 6/11। देखो इसको भी हमने पलट दिया, हमें तो R चाहिए था, ये 1/R है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6/11 आ जाएगा। तो देखो ये यानी 0 कुछ आएगा,
यानी प्रतिरोध जो है वो 0.1 कुछ आएगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको 6/11 ओम। कितना? 6/11 ओम आ जाएगा। ये जो हमने यहां देखा था अभी थोड़ी देर पहले, जो प्रतिरोध था ये 1/R का मान है। किसका मान है? 1/R का मान है, यानी कि यहां भी ये 1/R के बराबर है। तो यहां भी R बराबर क्या आ जाएगा? 6/11 ओम आएगा। कितना आ जाएगा? R/6 ओम, यानी कि श्रेणी क्रम से कम आता है। यहाँ कितना आता है? श्रेणी क्रम से कम आया है। ठीक है, ऐसे ही फिर परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? धारा। अब धारा चाहिए अपने को, तो धारा चाहिए तो धारा इसमें क्या होगी? अलग अलग होगी। देखो धारा क्या होगी? अलग अलग आएगी। तो क्या आ जाएगी अलग अलग? पहले हम ये अलग अलग धारा जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या आएगी? हमने ओम के नियम से पढ़ा V बराबर है IR, तो I बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर है V/R1, V/R1 आ जाएगा। तो I1 धारा आ जाएगी पहली। तो V कितना है? 6 वोल्ट है, और R1 कितना है? देखो 1, तो कितनी आई? 6 एम्पियर धारा आ गई। देखो पहले उपकरण में धारा जो है वो कितनी जारी है? 6 एम्पियर धारा जारी है। और दूसरे में I2 जाएगी। I2 बराबर क्या आ जाएगा? V/R2। अब V तो देखो 6 वोल्ट की है, बैटरी तो कितनी है? 6 वोल्ट ही दे रही है। और R2 कितना है? देखो 2 है, 2 का भाग लगाएंगे तो 3 एम्पियर आ गई। देखो इसमें धारा कितनी जारी है? 3 एम्पियर जारी है। ऐसे ही I3 के अंदर देखें, यानी कि चालक R3 में जो धारा जारी है वो I3 जाएगी, तो V/R3 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर V तो उतना ही है, देखो 6 का 6 है अपने पास, और R3 जो है वो कितना है? देखो 3 का भाग लगा दो, इसमें 2 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ गई? 2 एम्पियर धारा आ गई अपने पास। ओके, अब अपने कुल धारा जो है वो निकाल सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? कुल धारा कर सकते हैं। देखो ये 3rd नंबर है पहले, और ये हम 2nd निकालते हैं। अब तो कुल धारा अब निकालते हैं। तो कुल धारा क्या आ जाएगी? देखो मैंने आपको बताया I बराबर क्या होता है कि परिपथ के अंदर जितने चालक हैं उन चालकों में जो धाराएं जारी है उनका जो योग है वो कुल धारा के क्या आएगा? बराबर आएगा। तो पहले चालक में कितनी जारी थी? देखो 6 एम्पियर, दूसरे में कितनी जारी थी? 3 एम्पियर, और तीसरे में कितनी जारी थी? 2 एम्पियर। तो कितनी आई अपने पास? 11 एम्पियर जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है इस पूरे परिपथ के अंदर। ओके, हाँ जी, कुल धारा कितनी जारी है? 11 एम्पियर जारी है। कुल प्रतिरोध जो है वो कितना आएगा? 6/11 ओम आएगा। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की बात करें तो इस तरीके से अपने प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन देकर तुल्य प्रतिरोध पूछ सकता है, या आपको परिपथ में धारा पूछ सकता है कुल, या प्रत्येक में अलग अलग धारा जो है आपको कह देगा, प्रत्येक की जगह लिख देगा चालक R3 में धारा बताओ, चालक R2 में धारा बताओ, ऐसे अलग अलग कह देगा वो। समझ गए? तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या आ गया? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव क्या होता है कि कोई भी उपकरण है, हम उसको ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा जो है वो देते हैं, और जैसी विद्युत ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा का हमने एक नियम पढ़ा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या पढ़ा? ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा हमने, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा हमने एक। याद आया कुछ? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित जरूर किया जा सकता है। तो जैसे ही हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो उसमें से कुछ ऊर्जा उपयोगी कार्य में खर्च हो जाती है, उस पंखे को या कोई भी जो उपकरण है उस उपकरण को चलाने में, और जो शेष ऊर्जा होती है वो अनुपयोगी कार्यों में खर्च हो जाती है। अनुपयोगी कार्यों में क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है, जिससे उपकरण क्या हो जाता है? हमारा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ओके, तो यदि एक विद्युत परिपथ में V शुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से उष्मा के रूप में क्षयित हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध है, क्या लगा दिया जाए? प्रतिरोध लगा दिया जाए, तो पूरी की पूरी जो ऊर्जा है वो किसमें चली जाएगी? अनुपयोगी कार्यों में। और अनुपयोगी कार्य मतलब उष्मा के रूप में निकलेगी। जैसे ही हम देखते हैं वो उपकरण जो है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो वहां से उष्मा निकलती है कि नहीं निकलती? तो किसमें खर्च हो जाएगी? वो उष्मा के रूप में। इसी विद्युत धारा का क्या बोलते हैं? तापीय प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापीय प्रभाव। जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? शक्ति इंटू समय के क्या होती है? बराबर होती है।
ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है, शक्ति इंटू समय के क्या होती है, बराबर होती है। ऊर्जा को मान लो अपने H से लिखते हैं और शक्ति को किससे लिखते हैं, P से, और समय को किससे लिखते हैं, T से। तो H बराबर क्या आ जाएगा, P गुणा T। अब अपने पास जो H है वो किसके बराबर आ जाएगा, VIT। किसके बराबर आ जाएगा, VIT के बराबर आ जाएगा। P बराबर क्या होता है, VI। क्या होता है, VI होता है। और V बराबर अगर अपने क्या ले लें, IR, इसकी जगह IR लिख दें तो क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RT। और ये जो H है वो क्या होता है कि उष्मीय ऊर्जा होता है, तो जो इसकी उष्मा है वो किसके बराबर होगी, I स्क्वायर RT के बराबर होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जूल का तापन नियम क्या है, तो तापन नियम, इसे ही जूल का तापन नियम कहा जाता है। याद रखना है जूल का तापन नियम क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है, I स्क्वायर RT होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट इस नियम के अनुसार क्या आता है अपने पास, ये जो निकल के आया H बराबर है I स्क्वायर जो RT है, इससे संबंधित बातें हैं। किसी प्रतिरोध में उत्पन्न जो उष्मा है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है। देखो धारा का वर्ग के I स्क्वायर है यहाँ पर, देखो तो धारा के वर्ग के क्या है, समानुपाती है, पहली बात। ओके, वर्ग के समानुपाती है। प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती होती है। किसके, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। प्रतिरोध क्या है यहाँ, R के भी क्या है, समानुपाती है, R के भी क्या है, समानुपाती है। इसके अलावा विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के भी क्या होती है, समानुपाती है। यानी समय के भी क्या है, देखो T समानुपाती है H। ओके, हाँ जी। तो ये चीज याद रखना है। इनका जो उपयोग है वो उपयोग कहाँ की करते हैं अपने, देखो तापन प्रभाव का जो उपयोग है, हीटर है, प्रेस है आदि में वांछनीय होता है, यानी कि इनके अंदर इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर कंप्यूटर, मोबाइल, इनके अंदर इनका उपयोग की बात करें, इसमें अवांछनीय होता है, इनके अंदर इसका उपयोग नहीं होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति उष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश में उत्सर्जित हो जाता है और कुछ भाग उसको क्या कर देता है, उष्मा के रूप में कर देता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। मोस्ट लगा लो इसके ऊपर, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ओके, यह क्यों टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, ये उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, उपचयित नहीं होता है टंगस्टन का। इसका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक क्या होता है इसका, उच्च होता है। गलनांक जो है वो क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसका गलनांक उच्च होता है, कितना, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस जो है वो भरी होती है, जिससे तंतु की आयु के अंदर वृद्धि होती रहती है। जो तंतु है वो लंबे समय तक बना रहता है, यानी खराब नहीं होता है। इसलिए उसके अंदर क्या भरते हैं अपने, नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है वो भरते हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, यहां से क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है, तो इनको अच्छे से तैयार करना है आपने। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है विद्युत शक्ति। कौन सा टॉपिक आ गया अपना, विद्युत शक्ति टॉपिक आ गया। इससे भी क्वेश्चन जो है वो पुट किया जा सकता है, आपको अच्छे से तैयार करना है। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, ऊर्जा के उपभोक्ते होने की जो दर होती है वही क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, शक्ति। या यूं कह सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। यानी कि P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R। क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R आ जाएगा। ओके, या जो कार्य है, कार्य बटा में समय, तो क्या ले लेंगे इसको, W बटा T। क्या ले लेंगे, W बटा T। यानी कि यहां पर जो मान है वो क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R T बटा में T। यानी कि T से ऊपर गुणा कर दिया और T से ही नीचे गुणा कर दिया अपने। तो यहां W जो है वो क्या हो जाएगा, W बटा T जो है वो इसके बराबर आ गया, किसके, कार्य बटा समय के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, H। क्या बन जाएगा, H I स्क्वायर R T था। यहां क्या लिख देंगे, H लिख देंगे अपने। क्या लिख देंगे, H। H बटे में T क्या बन जाएगा अपने पास, विद्युत शक्ति। इसका मात्रक जो है महत्वपूर्ण है, मात्रक जो है वो मोस्ट है। तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। या फिर क्या होता है, वाट। ये सबसे छोटा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक विद्युत शक्ति का क्या है, वाट है। क्या है, वाट है। 1 किलोवाट में
1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं, या आप 10 की पावर 3 वाट कह सकते हो। 1 मेगावाट की अगर बात करें तो 10 की पावर 6 वाट होते हैं। 1 अश्व शक्ति की बात करें अगर तो कितना होता है? 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है। याद रखना है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। विद्युत ऊर्जा जो होती है वो विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल के क्या होती है? बराबर होती है। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट घंटा होता है। क्या होता है? वाट घंटा। या जो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक जो होता है वो क्या होता है? किलो हावर वाट होता है। किलो हावर वाट यानी कि 1 यूनिट, जो अपने बिजली के अंदर जो यूनिट में मापते हैं वो क्या होता है? 1 किलो हावर वाट के बराबर होता है। ओके, 1 किलो हावर वाट जो है वो किसके बराबर होगा? 10 की पावर 3 वाट यानी कि 1000 वाट। 1 किलो वाट है ना यहाँ, तो किलो में कितने वाट? 1000 वाट। और जो अपने पास यहाँ हावर है वो उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो घंटे को पहले मिनट बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं? 60 से। फिर उसको और 60 से गुणा कर देंगे तो किस में आ जाएगा? सेकंड में। तो ये क्या बन जाएगा? 1000 इंटू 3600 वाट सेकंड, या अपने कह सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकंड। ओके, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक पॉइंट इसमें लगा दें अपने तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट पर सेकंड। वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड होता है। कितना होता है? वाट इंटू सेकंड। याद रखना है, ऐसे भी दे सकता है, वाट इंटू सेकंड। तो ये था अपना जो विद्युत धारा चैप्टर। इस धारा चैप्टर से संबंधित सभी बातें जो थी, महत्वपूर्ण बातें, वो आपको बताई है। इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। यहां से क्वेश्चन जो है वो 100% आपसे पूछा जाएगा। तो विद्युत धारा जो चैप्टर है इसको अच्छे से तैयार करना है। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और एक ट्रिक के माध्यम से अपने नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, और ट्रिकली उस चैप्टर को क्लियर करेंगे। अपने पास जो टाइम है वो कम है, तो कल अपने पूरा टॉपिक जो है वो एक ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और फिर से सभी को हैप्पी टीचर्स डे।